सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट है बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट, सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट के लिए वीडियो होने वाली है। तो जितने भी स्टूडेंट है बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट जिन्होंने हिस्ट्री ले रखा है माइनर सब्जेक्ट में, जिनके पास भी सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1858 से 1947, तो उनके लिए वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं हमारा यूनिट नंबर 5। ये हमारे जो हमारा सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1858 से 1947, इसका ये लास्ट यूनिट है। ठीक है, आपका टोटल जो सिलेबस है, फुल सिलेबस मैंने करा दिया है। ठीक है ना, तो ये वीडियो के बाद आपका ये पूरा सिलेबस होता है यहाँ पे कंप्लीट। इसके बाद आपकी आ जाएगी 1 वीक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर वाली आपकी वीडियो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देरी ना करके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो, फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन, सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास पहुंच जाए। क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सारी इंफॉर्मेशन अभी मैंने आज आपको, जब आपकी वीडियो देख रही हो, अपलोड हो रही है, तो मैंने डेट शीट्स भी डाल दी है। ठीक है, तो सब आपको मेरे चैनल पर ही मिल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारी यूनिट नंबर 5 का नाम है कि टुवर्ड फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता की ओर। ठीक है, तो अगर ये पीडीएफ चाहते हो आप, तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा लिंक मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम से हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में बिल्कुल फ्री में पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे यूनिट नंबर 5 जो है। ठीक है, जिसका नाम है स्वतंत्रता की ओर। तो स्वतंत्रता की ओर जाने में हमें कैसे स्वतंत्रता मिली, और स्वतंत्रता मिलने के बाद कैसे देश का विभाजन हो गया पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, यही हमें इस यूनिट में पढ़ना है। ठीक है, तो परिचय से स्टार्ट करते हैं। तो भारत की स्वतंत्रता कोई एक दिन की घटना नहीं थी। ऐसी नहीं थी कि 1947 में हमें स्वतंत्रता मिल गई उसी दिन मिली थी, नहीं। हमने जाना था 1930 से ही, या बहुत पहले से ही, जब 1857 से ही कह सकते हो कि जब पहली बार क्रांति हुई, तो तब से क्या है, आंदोलन या संघर्ष चल रहा था भारत को आज़ादी दिलाने का। ठीक है, बल्कि एक लंबा संघर्ष था। ठीक है, कोई एक दिन का संघर्ष नहीं था। 1857 की क्रांति से ये शुरू होकर 1947 की आज़ादी तक चला था। ठीक है, तो 1857 में पहली बार विद्रोह किया था लोगों ने स्वतंत्रता के लिए, और 1947 तक करते रहा। बहुत सारे आंदोलन चले गांधी जी के, मैंने पढ़ा है ना, आईएनए, बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैंने आपको पिछले प्रीवियस यूनिट्स में पढ़ाई, उस सबको मिला के अब जाके आज़ादी मिलती है 1947 में। ठीक है, तो इस रास्ते में कई तरह की चुनौतियां आती है, आंदोलन आते हैं, विचारधाराएं हम पढ़ते हैं कि नरमपंथी, गर्मपंथी, ठीक है, समाजवादी, समाजवादी, सामाजिक बदलाव भी हमें देखने को मिलता है। तो ये सब हमें 1857 से 1947 के बीच में देखने को मिलता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्वतंत्रता की ओर। तो टुवर्ड्स फ्रीडम इकाई में उन सभी घटनाओं और विचारों को शामिल किया गया है जो भारत को आज़ादी की ओर ले गए हैं, लेकिन साथ ही में सांप्रदायिक और विभाजन जैसी जटिल समस्याएं भी इसी टाइम पे आई थी। क्योंकि स्वतंत्रता तो हमें मिली, बट हमें सांप्रदायिक विभाजन देखने को मिला, हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाजन देखने को मिला। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम कि इस इकाई में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपकी यूनिट नंबर 5 में 2 टॉपिक्स है कि सांप्रदायिक राजनीति का उदय, यानी कैसे संप्रदाय यानी हिंदू मुस्लिम के तौर पे राजनीति उभरी, जिससे धर्म आधारित राजनीति को आज़ादी के संघर्ष को प्रभावित किया। क्योंकि हमने देखा ना, जब आज़ादी की मांग चल रही थी, जब कांग्रेस का गठन हुआ, तो इसमें भी 2 दल बट गए थे, एक मुस्लिम लीग हो गई थी, एक कांग्रेस हो गई थी, तो सांप्रदायिक तौर पे भी राजनीतिक बट रही थी। ठीक है, दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता कैसे मिली और फिर विभाजन हो गया। ठीक है, स्वतंत्रता मिली तो पर स्वतंत्रता ऐसी मिली जिसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा ही हो गया, जिसमें भारत को आज़ादी मिलनी, लेकिन एक देश पाकिस्तान का नया जन्म हो गया। ठीक है, तो भीषण बंटवारा हुआ था सांप्रदायिक। तो चलिए पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं कि सांप्रदायिक राजनीति क्या था, उसका परिचय, और कैसे वो विकास हुआ उसका। ठीक है, भारत में अभी हम प्रीवियस यूनिट में हमने सब पढ़े थे कि कैसे आज़ादी के लिए आंदोलन कर रहे थे भारत के लोग, चाहे वो हिंदू थे चाहे मुस्लिम थे। ठीक है, फिर चलते चलते अब हम ये देख रहे हैं कि सांप्रदायिक राजनीति कैसे बढ़ गई, कैसे अब हिंदू मुस्लिम बढ़ गए थे एक दूसरे में, और फिर जब हमें आज़ादी मिल जाती है उसके बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है। ठीक है, तो भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जब एक और राष्ट्रवादी आंदोलन चरम पे था, हम पढ़ रहे थे प्रीवियस यूनिट्स में कि हमने राष्ट्रवादी आंदोलन पढ़े थे, इसमें भगत सिंह, सुखदेव जी, बहुत सारे ऐसे आंदोलन थे, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो इन सबको हमने देखा, ये सब कौन थे, राष्ट्रवादी आंदोलन के नेता थे। वहीं दूसरी ओर सांप्रदायिक राजनीति भी धीरे धीरे क्या कर रही थी, अपने जड़े जमा रही थी। जहां मुस्लिम लीग ने क्या करा था, धीरे धीरे ये क्या है, सांप्रदायिक राजनीति फैल रही थी। सांप्रदायिक राजनीतिक वह प्रक्रिया है जिसमें धार्मिक पहचान को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सांप्रदायिक राजनीति का मतलब होता है कोई एक संप्रदाय का प्रतिनिधित्व अपने ही जो धार्मिक पहचान के आधार पर क्या करे, अपने धर्म
धार्मिक जो लोग हैं उसको लाभ पहुंचाए और दूसरे जो है उनसे भेदभाव करे। ठीक है, तो यह राजनीति भारत में ब्रिटिश शासन की फूट डालो और राज करो नीति से शुरू हुई थी, क्योंकि बहुत बड़ा रोल था ब्रिटिशों का। ब्रिटिशों की ये डिवाइन एंड रूल जो है, ये उनका मेथड था एक, कि इंडिया पे रूल करने का। तो वो इंडिया पर रूल ही ऐसे कर रहे थे, फूट डालो और राज करो नीति से। हिंदू मुस्लिम में फूट डाल डाल के उन्होंने क्या करा, भारत पे राज किया था। ठीक है, और यही आगे बढ़ के क्या करी, इसी फूट डालो नीति ने मुस्लिम लीग तथा हिंदू महासभा जैसे संगठनों के जरिए अधिक तेजी बढ़ गई। जब भारत में एक तरफ मुस्लिम लीग बनने लगा, दूसरी तरफ हिंदू महासभा बनने लगी, तो हमें देखने लगा कि राजनीतिक में दो लोग, एक हिंदू नाम से एक मुस्लिम नाम से, तो ऐसे बंटवारा टाइप का हो रहा था, जिसने आगे चल के हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा ही कर दिया। ठीक है, इसने भारत की एकता को गहरी चोट पहुंचाई थी और अंततः देश के विभाजन का कारण भी बनी थी। ठीक है, तो जानते हैं हम कि सांप्रदायिक राजनीति का अर्थ क्या होता है। तो सांप्रदायिकता का अर्थ है कि जब कोई एक समूह या धर्म या संप्रदाय के आधार पर अपने हितों को सबसे ऊपर रखे और राजनीतिक उसी के आधार पर करे, तो उसको कहते हैं हम सांप्रदायिक राजनीति। ठीक है, मतलब कोई एक धर्म का व्यक्ति वो अपने ही धर्म के लोगों को बेनिफिट दे, अपने ही धर्म के अनुसार का मतलब वो जो राजनीतिक है उसको चलाए, तो हम उसको कहते हैं वो सांप्रदायिक राजनीति है। ठीक है, ये भावना दूसरे धर्मों के प्रति अविश्वास पैदा करती है, दुश्मनी पैदा करती है और नफरत को जन्म देती है। ठीक है, तो सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत कैसे हुई थी उसको जानते हैं। तो इसकी पहले जो हम कड़ी मानते हैं वो है ब्रिटिश की नीति। ब्रिटिश की जो नीति थी वो थी फूट डालो और राज करो नीति, डिवाइड एंड रूल। तो डिवाइड एंड रूल जो उनकी जो नीति थी, तो इसके तहत उन्होंने क्या करा, ब्रिटिश सरकार ने हिंदू और मुस्लिम समुदाय को आपस में बांटने का काम किया था। ठीक है, 1857 की एकता से डरे अंग्रेजों ने, क्योंकि 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो उसमें कोई तब तक ऐसा कुछ भी नहीं था, हिंदू मुसलमान लड़ते नहीं थे। तो उनको लगा कि जब तक ये मतलब एकता रहेंगे तो ज़्यादा समुदाय बढ़ेगा, ज़्यादा समुदाय बढ़ेगा तो आंदोलन करेंगे, क्रांति करेंगे तो हम पे भारी पड़ेगा। तो इन्होंने बांटने का काम करा हिंदू को मुस्लिम को। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे से कानून भी लाए थे, जिसमें इनके कानून अलग बनाए थे, उनके कानून अलग बनाए थे। ठीक है, अंग्रेजों ने सोचा कि अगर ये दोनों समुदाय साथ रहे तो उनका शासन नहीं टिक पाएगा, इसलिए उन्होंने फूट डालो और राज करो नीति अपनाया था। तो ये पहला कारण बना था सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत में, यानी हिंसा मतलब संप्रदाय के नाम पे भेदभाव का पहला कारण बना था। दूसरा सांप्रदायिक राजनीति का जो कारण था वो था 1905 का बंगाल विभाजन। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को जो पूर्वी मुस्लिम बहुमल और पश्चिम में जो हिंदू बहुमल में बांट दिया था। ठीक है, तो जो बंगाल था उसको लॉर्ड कर्जन ने क्या करा था, जो पूर्वी बंगाल था वो उसको मुस्लिम बहुमल के मतलब मुस्लिम का जगह बता दी थी। ठीक है, और जो पश्चिम भाग था उसको हिंदू बहुमल का बता दिया था। इस दो जगह में को बांटने से बंगाल के क्या हुआ, बंगाल का विभाजन हो गया। जो पूर्वी बंगाल हुआ उसको हम कहते हैं कि वो बांग्लादेश बन गया, और जो पश्चिमी बंगाल था उसको हम आज भी वेस्ट बंगाल जानते हैं ना, जो हमारे भारत का हिस्सा है। तो बांट दिया था 1905 का जब बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने। तो इससे सांप्रदायिक तनाव और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि हिंदू के लिए अलग हिंदू के लिए पश्चिम दे दिया और मुस्लिम के लिए पूर्व दे दिया, तो इससे क्या है, तनाव देखने को मिला। ठीक है, इस इसके खिलाफ जोरदार आंदोलन भी हुआ और विभाजन को 1911 में रद्द भी करना पड़ा था। ठीक है, तो क्या हुआ, तीसरा जो कारण था और सांप्रदायिक राजनीति का वो था 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। क्या हुआ था, मुसलमानों के अलग राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग के साथ ये पार्टी बनी थी। देखो कांग्रेस पार्टी थी, ठीक है, उस समय उसमें मुस्लिम भी थे, उसमें हिंदू भी थे, उसमें सभी धर्मों के लोग थे कांग्रेस में। ठीक है, बट उस समय के जो मुस्लिम थे कुछ, जो उनको ऐसा लगा कि हमें अपनी मुसलमानों की जो पार्टी है वो बनानी चाहिए, तो क्या करा, मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो धीरे धीरे ये पार्टी कांग्रेस से अलग हो गई और मुस्लिम लीग समुदाय के लिए अलग राष्ट्र की वकालत भी करने लगी। अभी इन्होंने कहा कि हमें देश भी अपना अलग चाहिए, पाकिस्तान की मांग करने लगे ये मुस्लिम लीग। ठीक है, पहले तो इन्होंने अलग पार्टी बना ली और फिर कहने लगे कि हम मुस्लिमों के लिए अलग क्या चाहिए, देश चाहिए, पाकिस्तान के लोग मांग करने लगे, जो कि कांग्रेस नहीं दे रही थी अंतिम तक। ठीक है, लास्ट में जाके विभाजन करना ही पड़ा था। ठीक है, जो कि जिन्ना साहब जो है वो इनके प्रतिनिधि थे मुस्लिम लीग के। तो तीसरा कारण क्या था सांप्रदायिक राजनीति का, कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संबंध। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संबंध अच्छे नहीं हो पा रहे थे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस बंटवारा नहीं चाहती थी और जो मुस्लिम लीग है वो अपने लिए अलग देश की मांग करते थे। तो 1916 में लखनऊ समझौता हुआ।
कांग्रेस और मुस्लिम लीगों ने साथ मिलकर काम करने की कोशिश की, लेकिन बाद में दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। ठीक है। 1920 के दशक में अलगाव देखने को मिलता है। जब खिलाफत आंदोलन के बाद मुस्लिम लीग ने कांग्रेस से दूरी बनाना शुरू कर दी, कई जगहों पर सांप्रदायिक दंगे भी बढ़ने लगे। ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन में आपको पता है गांधी जी ने सपोर्ट किया था इसको। ठीक है। तो गांधी जी ने तो मुस्लिम का सपोर्ट किया था, पर मुस्लिम लीग ने क्या करी, कांग्रेस से दूरी ही बना ली और उन्होंने अलग मांग कर दी अपनी एक देश की। ठीक है, पाकिस्तान के नाम से। तो यही कारण बनी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के में तनाव का। चौथा कारण था सांप्रदायिक राजनीति का, कि सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे देश में और तनाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। 1920 से 40 के बीच क्या हो रहा था, कानपुर, कोलकाता, लाहौर, अमृतसर, इन शहरों में हिंसक दंगे हो रहे थे, हिंदू मुस्लिम दंगे। हिंदू मुस्लिम समुदायों के बीच आपसी भरोसा टूटने लगा था। ठीक है। ब्रिटिशों ने अलग निर्वाचन क्षेत्र भी बना दिया था। अब क्या है, सेपरेट इलेक्शन होते थे इन दोनों के, हिंदुओं के अलग मुस्लिमों के अलग, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता में कमजोर हो गई। क्योंकि विभाजन ये ब्रिटिश है वो चाहती थी कि अगर अलग अलग करेंगे तो उतना तनाव ही बढ़ेगा, क्योंकि एक मुस्लिम पार्टी की हिंदू पार्टी लड़ेगी तो फिर तनाव तो बढ़ेगा ही। तो इस सेपरेशन का काम जो है वो भी कौन कर रहा था, ये ब्रिटिश ही कर रहे थे अपनी नीतियों के कारण। पांचवा क्या कारण था सांप्रदायिक राजनीति का, कि 1940 का लाहौर प्रस्ताव और पाकिस्तान की मांग। मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या करा, और मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन के तहत अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग कर दी। अब हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान हो, चाहे हिंदुस्तान में रहने वाले जितने भी मुसलमान थे, वो सब नहीं चाहते थे कि हम हिंदुस्तान से जाए, बट मोहम्मद अली जिन्ना और कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि हमें अलग राष्ट्र चाहिए। तो इसे दो राष्ट्र का सिद्धांत बना, टू नेशनल थ्योरी कहा गया। ठीक है, जिसमें भारत को हिंदू और मुस्लिमों को पाकिस्तान के रूप में देखा गया। ठीक है। तो पर हिंदुस्तान में तो हिंदू का देश कहते हैं, पर इसमें तो सभी धर्म के लोग रहते हैं। और पर जो पाकिस्तान है उसमें क्या है, वो सिर्फ मुस्लिमों के लिए बनाने की मांग की गई थी। वो बनाने का जो प्रस्ताव था वो यही था कि मुसलमानों के लिए एक अलग देश होना चाहिए। ठीक है। तो छठा सांप्रदायिक राजनीति का क्या कारण था, कि सांप्रदायिक राजनीति के दुष्परिणाम। तो भारत का विभाजन हुआ 1947 में। ठीक है। लाखों लोगों का विस्थापन हुआ और मौतें हुई। आपने गदर पिक्चर देखी होगी, अदर पिक्चर देखी होगी, जिसमें ट्रेनों में कत्लेआम होता है हिंदू मुस्लिम में। हिंदू मुस्लिम एकता को गहरा आघात होता है इससे। सांप्रदायिक दंगों की परंपरा जो आगे चलकर भी चलती रहती है। तो कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने ये फैला दिया था हिंदू मुस्लिम और अपना राष्ट्र एक पाकिस्तान। मोहम्मद अली जिन्ना का सबसे बड़ा रोल है पाकिस्तान की गठन में, जिन्होंने मतलब आवाम को बिल्कुल भड़का ही दिया था। तो निष्कर्ष के तौर पे क्या लिखोगे, कि भारत में सांप्रदायिक राजनीति का विकास ब्रिटिश शासन की चालाकियों, राजनीतिक दलों की नीतियों और सामाजिक अविश्वास का परिणाम था। मतलब भारत में जो जितने भी दंगे सांप्रदायिक भेदभाव हो रहा था उसका कारण ब्रिटिश की चालाकियां भी थी और राजनीतिक दलों की नीतियां भी थी। क्योंकि मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी, एक तरफ हिंदू महासभा की स्थापना हो गई थी, एक तरफ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के भेद भी नहीं मतलब मतभेद भी हो रहा था। ये ना केवल स्वतंत्रता संग्राम को कमजोर कर रहा था, बल्कि देश में विभाजन और करोड़ों लोगों का दर्द भी का भी मुख्य कारण बना। इसने स्वतंत्रता संग्राम को भी कमजोर करना शुरू करा, क्योंकि जब एक भारत के लोग हिंदू मुसलमान में ही आपस में लड़ेंगे तो अंग्रेजों से आज़ादी कहाँ से पाएंगे। दूसरा ये हुआ कि आज़ादी मिल तो गई पर विभाजन हो गया। तीसरा ये हुआ कि लोग मारे गए तो करोड़ों का दर्द हो इसमें मतलब देखने को मिला। आज भी यह विषय प्रासंगिक है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सांप्रदायिक से बचकर ही हम सच्चे लोकतंत्र और एकता की ओर बढ़ सकते हैं। ठीक है। आई होप आपको ये फर्स्ट टॉपिक समझ आया हो। चलते हैं हमारे सेकंड टॉपिक पे। ठीक है। सो सेकंड टॉपिक है हमारा कि स्वतंत्रता और विभाजन। अभी हमने सांप्रदायिक दंगे पढ़ लिए, मतलब सांप्रदायिक राजनीति होती है, उसके बाद हमें स्वतंत्रता मिलती है, और सांप्रदायिक राजनीति का परिणाम होता है कि विभाजन हो जाता है। ठीक है। तो अब इसको हम जानेंगे सेकंड टॉपिक में। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो भारत की स्वतंत्रता की कहानी त्याग और संघर्ष और बलिदान से भरी हुई है। जब भी हम भारत की स्वतंत्रता की कहानी पढ़ते हैं या हम कोई हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कितने लोगों ने त्याग दिया, बहुत सारे लोग ने अपनी मतलब शहीद हो गए, संघर्ष किया, बहुत सारे झांसी की रानी बाई इतने लोगों ने और बलिदान दिए। तो हम इसी मतलब कहानियों से गुजरते हैं। ठीक है, शौर्य भरी कहानी से। लेकिन यह आज़ादी खुशियों को तो था, पर दर्द को भी मतलब साथ लेकर आई थी। मतलब हम बलिदान, त्याग, खुशी देखते हैं कि भारत की आज़ादी मिली थी, पर एक तरफ दर्द का भी कारण बना था, क्योंकि भारत का विभाजन हो गया था।
जहां एक और भारत ने 15 अगस्त 1947 को आज़ादी पाई थी, वहीं दूसरी ओर उसे विभाजन पार्टीशन यानी की भी त्रासदी उस समय झेलनी पड़ी थी। ठीक है, और बड़ी तौर पे कत्लेआम हुआ था और हिंदू मुस्लिम संप्रदाय में दंगे फैले थे। ठीक है, तो पहला चीज ये हुआ कि स्वतंत्रता की ओर बढ़ते एक कदम हुआ। ठीक है, 1857 की जब क्रांति हुई तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसे मानते हैं, जिसमें भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहला संगठित विद्रोह किया था, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल बनी थी 1857 की क्रांति। वहीं जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ। ठीक है, शुरू में केवल शांतिपूर्ण तरीके से सुधार की मांग की जाती है। ठीक है, जिससे गांधी जी द्वारा कि ये करो वो करो। ठीक है, नरम दल द्वारा मतलब जितने भी कानून है उसके खिलाफ। फिर 1905 में हमें देखता है कि बंगाल विभाजन हो जाता है। अंग्रेजों ने धर्म के आधार पर बंगाल को बांट दिया था, पूर्वी बंगाल मुस्लिम के नाम पे और पश्चिमी बंगाल हिंदू के नाम पे। तो इससे यही कारण बंगाल विभाजन का भी बना। इसके खिलाफ राष्ट्रव्यापी विरोध भी हुए थे बहुत सारे। फिर 1919 हमें देखने को मिलता है, जिसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड देखने को मिलता है। जनरल डायर के आदेश पर निर्देशों की हत्या कर दी थी, आपको पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड में। तो फिर 1920 से हमें 30 में देखते हैं कि गांधी जी के नेतृत्व में कई आंदोलन होते हैं स्वतंत्रता की ओर जाने के लिए। तो असहयोग आंदोलन होता है 1920 में, नमक सत्याग्रह 1930 में होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है 1931 में। तो ये सभी रोल जो है वो स्वतंत्रता की ओर और विभाजन की ओर हमें ले जाते हैं। ठीक है, तो फिर हमें 1942 में गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन दिखता है, जिसमें गांधी जी का नारा था अंग्रेज भारत छोड़ो। स्वतंत्रता की मांग अब और तेज हो गई थी। ठीक है, तो यही स्वतंत्रता की नींव बनी थी। ठीक है, ये सारे आंदोलन। फिर उसके बाद क्या होता है, स्वतंत्रता तो हमें मिल जाती है। फिर स्वतंत्रता मिल तो जाती है, फिर उसके बाद विभाजन हो जाता है देश का। ठीक है, हिंदुस्तान पाकिस्तान में विभाजन के कारण क्या थे, क्यों विभाजन हो जाता है? पहला कारण ये था कि सांप्रदायिक राजनीति का उदय हो रहा था। ठीक है, 19वीं सदी के अंत में हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच राजनीतिक अलगाव की भावना बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, क्योंकि मुस्लिम लीग की और एक तरफ हिंदू महासभा की स्थापना हो गई थी। ठीक है, अंग्रेजों ने अलग अलग धार्मिक समूहों को अलग अलग तरीके से देखने की नीति अपनाई। ठीक है, मतलब बांट के करते थे, तो सांप्रदायिक राजनीति उभर रही थी। तो ये पहला कारण बड़ी थी विभाजन का। ठीक है, विभाजन का दूसरा कारण था कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। अगस्त 1906 में ढाका में मुस्लिम नेताओं ने मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। ठीक है, इसका उद्देश्य था कि मुस्लिमों के लिए विशेष राजनीतिक अधिकार की मांग करना और एक अलग देश पाकिस्तान बनाना। ठीक है, तो ये विभाजन का दूसरा कारण बनी। तीसरा कारण ये बनी कि अलग निर्वाचन प्रणाली बनाई गई। अब मॉर्ले मिंटो सुधार किए गए 1919 में, जिसमें मुस्लिमों को अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया गया कि मुस्लिम अलग क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, हिंदू अलग क्षेत्र से लड़ेंगे। इसका मतलब था कि मुस्लिम केवल मुस्लिम उम्मीदवार को ही वोट दे सकते हैं। अब जो अब मुस्लिम इलाके से मुस्लिम को खड़े करो, मतलब ऐसा बांट दिया कि मतलब मुस्लिमों के लिए अलग दे दिया निर्वाचन क्षेत्र की आप यहाँ पे लड़ो, मतलब उनको वोट देने का अधिकार ओनली मुस्लिमों को ही है। ठीक है, तो फिर तो ये तो भेद मतलब ये तो अच्छी बात नहीं है। फिर मुस्लिम ही एक मुस्लिम को वोट देगा और इससे हिंदू मुस्लिम एकता में दरार तो आएगी ही। तो इससे दरार आई। ठीक है, मार्टे मिंटो सुधार जो लाया गया था। फिर हमें चौथा कारण देखने को मिलता है दो राष्ट्र सिद्धांत। मोहम्मद इकबाल और बाद में जो जिन्ना ने उन क्या कहा कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग राष्ट्र हैं। ठीक है, वे एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग की। अगर उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग की, ठीक है, तो पाकिस्तान इसलिए बनाया गया। ठीक है, तो पाकिस्तान को कहा गया ये मुसलमानों का देश है, हिंदुस्तान नहीं हिंदू का देश है। पर क्या आज आप भारत में रहते हो आज भी, क्या हिंदुस्तान को हम कह सकते हैं हिंदू का देश है? नहीं ना। हम यहाँ पे कहते हैं ना कि धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, पर जिन्ना साहब के अगर हिसाब से जब पार्टीशन हुआ था ना, तो पूरा हिंदू के देश के नाम से हुआ था ये पार्टीशन। ठीक है, कि भारत हिंदू का देश है। फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे कि भेदभाव होता है मुसलमानों के साथ। ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना पाकिस्तान में हिंदू के साथ होता है उतना तो कब होता भी नहीं है भारत में मुस्लिमों के साथ। ठीक है, तो राजनीति की बात है ये। ठीक है, तो पांचवा है लाहौर प्रस्ताव 1940 का। तो 23 मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग कर दी थी। प्रस्ताव में ये कहा गया कि मुस्लिमों के लिए अलग राज्य बनना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या करी, मुस्लिमों के लिए अलग राज्य बनाई और पाकिस्तान, और उन्होंने कहा कि जो भी मुस्लिम है वो पाकिस्तान में आ जाए। पर कुछ मुस्लिम ऐसे थे भारत के जिन्होंने कहा नहीं, हम हिंदुस्तान में ही रहना चाहते हैं, हम हिंदुस्तान के वासी, हम हिंदुस्तान में रहेंगे। ठीक है, तो वो हिंदुस्तान में ही रहे। ठीक है, पर पार्टीशन हुआ था कि हिंदुस्तान को हिंदू का देश कह के और पाकिस्तान को मुसलमानों का देश कह के। ठीक है, छठा है डायरेक्ट एक्शन डे। ठीक है, 1946 का। जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे घोषित किया।
इसके बाद कलकत्ता, नोखाखली, बिहार जैसे इलाकों में सांप्रदायिक दंगे बहुत ज़्यादा बढ़े। लाखों लोग इसमें मारे गए और बेघर भी हो गए। सातवां कारण था कि ब्रिटिश की नीति, जो कि फूट डालो राज करो नीति थी। अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए जानबूझकर धार्मिक अलगाव को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया। इससे दो समुदाय के अंधविश्वास और अहिंसक भावना बहुत ज्यादा गहरी हो गई लोगों में। आठवां कारण था कि विभाजन का गांधी जी और कांग्रेस की सीमाएं। गांधी जी चाहते थे कि देश एकजुट रहे, लेकिन सांप्रदायिक ताकतें मजबूत हो चुकी थी। कांग्रेस मुस्लिम लीग के तालमेल भी अच्छे नहीं थे, जिसके कारण विभाजन हुआ। नौवां कारण है विभाजन का माउंटबेटन योजना। अंतिम वॉयसराय जो था भारत का, लॉर्ड माउंटबेटन, उसने सत्ता हस्तांतरण की योजना बनाई कि सत्ता को क्या है, अब भारत के लोगों को देनी है, ठीक है, ब्रिटिशों से। तो इसमें भारत और पाकिस्तान को अलग करने का निर्णय उसने ले लिया। तो 15 अगस्त 1947 को विभाजन हुआ। 14 अगस्त को पहले पाकिस्तान आजाद हुआ और 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ, ठीक है। तो हमने जान लिया कि कारण क्या थे पार्टीशन की, ठीक है। अब हम जानते हैं स्वतंत्रता और विभाजन का परिणाम। विभाजन हो तो गया और स्वतंत्रता भी मिल गई, उसके बाद क्या परिणाम देखने को हमें मिलता है। तो 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र बन चुके थे। भारत धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र बना रहा, जबकि पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र बना रहा। देखिए कितना फर्क है। भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य बना, लोकतंत्र राज्य बना, और पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र बना, ठीक है। विभाजन की त्रासदी ये देखने को मिलती है कि लगभग 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए थे। मतलब जो मुस्लिम थे वो सब कहाँ गए थे, पाकिस्तान गए थे, क्योंकि था कि वो मुस्लिमों के लिए बनाई थी इस्लामिक राष्ट्र, तो जिनको जाना था वो जा सकते थे, ठीक है। तो 10 लाख से ज़्यादा मौतें हुई थी, स्त्रियों के साथ हिंसा हुई थी, बच्चों की अनाथ और परिवार का भी बहुत ज़्यादा बिखराव हुआ था इसमें। कि चौथा ये हुआ था कि महात्मा गांधी की पीड़ा। गांधी जी ने विभाजन के खिलाफ थे। गांधी जी कभी भी नहीं चाहते थे कि देश का विभाजन हो। जब देश में आज़ादी मना रहे थे लोग, तो गांधी जी बंगाल में शांति स्थापित करने में लगे हुए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हिंसा हो रही थी। उन्होंने कहा कि मुझे बंटवारे वाली आज़ादी नहीं चाहिए। आज़ादी तो मिली पर बंटवारे के साथ मिली, तो ये कैसी आज़ादी है, ठीक है। तो निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि भारत की आज़ादी एक ऐतिहासिक जीत थी, लेकिन विभाजन ने इस जीत को दर्दनाक बना दिया। ये हमें ये सिखाता है कि धर्म के नाम पर राजनीतिक घृणा, भेदभाव समाज को कितना नुकसान पहुंचाता है। हमें आज भी एकता, सहिष्णुता और भाईचारे को अपनाना चाहिए। यही स्वतंत्रता की क्या है, सच्ची रक्षा है, ठीक है। तो स्वतंत्रता और विभाजन का हमने परिणाम जान लिया, ठीक है। ये दोबारा यहाँ पे कॉपी हो गया है एक ही चीज़, तो इसको मत देखिएगा, देखिए वो दोबारा एक ही चीज़ कॉपी हो गया है, ठीक है। तो आपका पूरा ये यूनिट यानी पूरा आपका सिलेबस ही कंप्लीट होता है आज, ठीक है। अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट यूनिट में, जिसमें मैं आपको कराऊंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सब्जेक्ट के एड विद आंसर, ठीक है। तो रेडी रहिएगा पढ़ने का, कहीं मत जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो धन्यवाद।